नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं हूं श्वेता और मेरे चैनल जीएस स्पेशल क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेके 11 तक कंप्लीट करवा दिया। आज मैं आपको सेट नंबर 12 कराऊंगी। तो इसमें मेरा क्वेश्चन नंबर 161 नंबर से लेके 175 नंबर तक मैं क्वेश्चन करवाऊंगी। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शराब में उपस्थित रहता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेलवे जो है कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ज़्यादा हार्ड वो नहीं पूछता है। नॉर्मल और थोड़ा मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन आता है वही रेलवे पूछता है। तो ये क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो शराब होता है उसमें क्या मिलाया जाता है, कि वो शराब का रूप मतलब पेय के रूप में होता है। शराब का उपयोग हम कहाँ करते हैं? पेय के रूप में करते हैं। तो उसका क्या मिलाया जाता है उसमें? तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए इथाइल अल्कोहल इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि अल्कोहल क्या होता है, इसका आखिर का सूत्र क्या होता है, ये कैसे बनते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो जो अल्कोहल होते हैं वो होते हैं ROH, यानी कि यहाँ पे जो R है वो क्या है? कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बनता है कार्बन के यौगिक। ये क्या करते हैं? इसकी श्रृंखला कितनी भी लंबी हो सकती है। तो इस पे जो R है, R कितनी भी लंबी हो सकती है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? OH। OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। ये क्या होता है? ये अल्कोहल ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। ये अभिक्रियाशील मूलक कहलाते हैं, क्योंकि अगर किसी में भी अल्कोहल के कितने भी अणु में अगर हाइड्रोक्सिलिक मूलक एक रहता है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेथेनॉल, एथेनॉल, इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो अगर एक रहने पे क्या बोला जाएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर इसी जगह पे अल्कोहल के अणुओं में दो हाइड्रोक्सिलिक मूलक पाए जाएंगे, अगर दो हाइड्रोक्सिलिक मूलक होते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो ग्लाइकॉल। ठीक है, ग्लाइकॉल हो जाएगा। और शराब का कुछ सूत्र भी होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+1 और OH। यहाँ पे OH क्या है? ये ग्रुप है। किसका ग्रुप है? तो अल्कोहल का। OH जिसके साथ भी अभिक्रिया करता है वो अल्कोहल बना देता है। तो यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है, N मतलब कार्बनों की संख्या, जितनी भी संख्या लिए जा सकती है, तो N कार्बन की संख्या होती है। जितना भी कार्बन होगा उसका डबल से एक अधिक क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और OH तो लगे ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, मैंने एक बार बताया था आपको कि जो कार्बन की संख्या होती है, अगर एक रहने पे उसको हम क्या कहते हैं? तो मेथ कहते हैं। इस तरह से दो रहने से ईथ कहते हैं, तीन रहने से प्रोप कहते हैं, चार रहने से ब्यूटेन यानी ब्यूट, पाँच रहने से पेंट, छः रहने से हेक्स और 7 रहने से हेप्ट और 8 रहने से ऑक्ट और 9 रहने से नॉन और 10 रहने से डिकिन यानी डिक। ठीक है, इस तरह से ये नंबरिंग होता है जिसका कुछ नामकरण दे दिया गया है। तो अगर हम कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, मान लीजिए कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया, इसे मैथ कहा जाता है। तो इससे क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? मिथाइल अल्कोहल। इसका सूत्र से मिथाइल अल्कोहल बनेगा। तो इसका हो जाएगा CH3OH। ये कैसे आया? तो मैंने अभी बताया, अल्कोहल का सूत्र आपको CnH2n+1 और OH। यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, N की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, CH3OH ये आ जाएगा। तो ये क्या बनाता है? मिथाइल अल्कोहल। क्या इसे बोलेंगे? मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो क्या हम इसका उपयोग शराब में डाल सकते हैं? शराब बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, इसका उपयोग नहीं होगा शराब बनाने में, क्योंकि ये पॉइजन का काम करता है। ये जहर के रूप में होता है, क्योंकि व्यक्ति अगर इसे पी लेता है, इसका पेय के रूप में इसका उपयोग करेगा, तो वो अंधा हो जाएगा, या तो अंधा होगा या तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत जहरीला चीज़ होता है। और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो जो आर्टिफिशियल रंग बनाए जाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। और जो पेट्रोल होते हैं, पेट्रोल के ईंधन में भी कुछ मात्रा में इसे डाला जाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि शराब बनाने के लिए, तो हम शराब बनाने के क्या करते हैं? कार्बन की संख्या 2 लेंगे अगर, तो आ जाएगा C2H5OH, यानी कि ये किसका सूत्र हो जाएगा? 2 रहने से मैंने बोला था ईथ होगा, तो इथाइल का सूत्र हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बना लेगा।
तो ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल क्या करता है कि इसका जो स्वाद होता है ये तो तेज़ होता ही है, साथ में ये रंग में रंगहीन होता है, इसका कोई अपना रंग नहीं होता है और ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है और इसे पीने से व्यक्ति में उत्तेजना होती है। तो इसका उपयोग केवल पेय के रूप में ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग जो मोटर गाड़ी होता है या हवाई जहाज़ के ईंधन हो गया या पारदर्शक साबुन बनाने में, इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है बहुत जगह पे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था हमसे नॉर्मली कि शराब में क्या मिलाया जाता है, तो शराब में इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है और ये पीने लायक होता है, यानी कि पेय के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है और उसका अनुभार क्या होगा। किसी भी गैस का जो वाष्प घनत्व होता है उसका 2 गुना होता है उसका अनुभार, यानी कि अगर उसका वाष्प घनत्व कितना है 14 है तो उसका 2 गुना करेंगे तो 28 क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा हमारा अनुभार। तो यहाँ पे ऑप्शन कितना में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो मैंने अभी बताया आपको, जो किसी भी गैस होता है, कोई भी गैस, उसका वाष्प घनत्व से 2 गुना उसका क्या होता है, वाष्प घनत्व के 2 गुना अनुभार होता है उसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 गुना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, गैसों के विशरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले जानना है कि गैसों का विशरण होता क्या है। जैसे कि हम हमारे घर में इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जो परफ्यूम होता है वो गैसों का विशरण होता है, क्योंकि अगर हम परफ्यूम मारते हैं तो वो उसका गंध जो होता है, उसका सुगंध पूरी जगह पे यानी कि पूरे घरों में फैल जाती है। या आप अगरबत्ती ले सकते हो, अगरबत्ती आप जलाओगे तो उसका भी गैस पूरा फैल जाता है, उसका सुगंध जो होता है पूरे घरों में फैल जाता है। इस तरह से गैसों का विशरण प्रक्रिया के द्वारा फैलता है। तो यहाँ पे विशरण प्रक्रिया सबसे पहले किसने दिया था, तो एक थॉमस, जिनका नाम था थॉमस ग्राहम, इन्होंने दिया था सबसे पहले कि गैस जो होता है वो विशरण प्रक्रिया के द्वारा फैलता है, इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर बी में दिया है ग्राहम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। तो क्या करता है, उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए सी आंसर हो जाएगा इसका, सक्रिय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में से किसमें आयनिक बंधन नहीं होता। तो आयनिक बंधन क्या होता है, आयनिक बंधन किसे कहते हैं कि वो जैसे कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, मीथेन और क्या, सोडियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं ये जो कैल्शियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है, ये क्या होता है, ये दोनों कहलाएगा आयनिक बंधन। ये आयनिक बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसे सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11 और क्लोरीन का क्या होता है, सोडियम का 11 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो कितना लिखेंगे, 281। अगर फिर जाके इसका क्लोरीन का करते तो कितना लिखते हैं, 287। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो क्लोरीन को क्या चाहिए कि उसका ऑप्टेक्ट पूरा हो जाएगा, तो क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका ऑप्टेक्ट पूरा हो जाएगा। और इसको क्या चाहिए अपना ऑप्टेक्ट पूरा करने के लिए, सोडियम को, कि 1 इलेक्ट्रॉन हो किसी को दान कर दे। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, सोडियम दे देगा क्लोरीन को, जिससे उसका भी ऑप्टेक्ट पूरा हो जाएगा और इसका भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह के जो ट्रांसफ़र करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, तो उसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा गया था आपसे कि इसमें कौन सा आयनिक बंध नहीं है। तो आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड तो मैंने करके दिखाई दिया, उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, मीथेन। मीथेन जो है ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा नहीं जुड़े होते, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मीथेन। ये क्या होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में आते हैं मीथेन। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पे हमें जानना होगा कि आखिरकार ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीकरण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और क्या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको भी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन को भी निकाल देते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण कौन करता है, अवकरण। अवकरण जो है इसका जितना अपोजिट होगा वो अवकरण में हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीकरण की परिभाषा हम बहुत तरीके से दे सकते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण की परिभाषा हम बहुत रूपों में दे सकते हैं। जैसे कि ये ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन को अपने में जोड़ देता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, कॉपर प्लस का ऑक्सीजन, दोनों को मिला के क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कॉपर और ऑक्सीजन अलग अलग एक होके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। तो उसी तरह से इसका अपोजिट होगा अवकरण, यानी कि अगर यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो अवकरण में ऑक्सीजन का निकलना हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन उसमें टूट जाएगा, निकल जाएगा बाहर। यहाँ पे आपको ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकल रहा है तो अवकरण में क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो जितना ऑक्सीकरण होता है, जैसे ऑक्सीकरण की परिभाषा होती है, जितने ऑक्सीकरण में जो होता है उसका अपोजिट अवकरण में होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रहण कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, अवकरण करेगा। ठीक है, ग्रहण अवकरण करेगा, निकाल त्याग कौन करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीकरण करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पोलो नियम के समस्थानिक की संख्या क्या है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके होते, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, पोलो नियम के। और कितने होते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कितना होता है, तो 27 होता है, मैक्सिमम 27 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो कौन सा आइसोटोप रक्त कैंसर जो होता है उसको नियंत्रित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो होता है वो रक्त कैंसर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 170 है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो मैंने बताया आपको, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, अवकरण, और जो त्यागेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है, तो क्या है, देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा है, जलना मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन का निकलना का काम कौन करता है, तो ऑक्सीकरण करता है। हाइड्रोजन अपने में से क्या करता है, निकालता है ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पे जो जंग लगता है वो किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसके साथ क्या होता है, लोहा जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। प्रकाश ऑक्सीजन प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो कहाँ पे की जाती है, कैसे की जाती है, तो प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जल कर उष्मा प्रदान करते क्या कहलाते हैं। तो जो ईंधन होते हैं ना वो जलते हैं तो क्या हमें देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जस्टा के अयस्क होते हैं, तो जो और होता है वो क्या होता है। तो जैसे भी कोई भी खनिज हो गया, खनिज स्वतंत्र अवस्था में ऐसे नहीं निकलता है, यह अयस्क के साथ ही निकलता है और उसको सफाई करके, उसको प्यूरीफाई करके, ठीक करके उसका उपयोग किया जाता है। तो जो और होता है वो जस्ता का और कौन सा है, जिंक ब्लेड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक ब्लेड इसका और है, जिसको ZnS लिखा जाएगा। और फिर इसके बाद आता बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका है, तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, La2O3। और इसमें जल के कितने अणु रहेंगे, तो 2 अणु रहते हैं जल के। ठीक है, ये इसका हो जाएगा बॉक्साइट का। फिर सोडियम क्लोराइड को क्या लिखेंगे, NaCl, क्या लिखेंगे, NaCl लिखेंगे। और सीनाबार जो होता है वो किसका होता है, वो मरकरी का होता है, मरकरी से प्राप्त किया जाता है। सीनाबार जो होता है, सीनाबार से मरकरी प्राप्त किया जाता है, HgS हो जाएगा इसका। और सोडियम क्लोराइड जो होता है सोडियम से प्राप्त किया जाता है, Na से। ठीक है, इस तरह से होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।